हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कैटलिस्ट के बारे में और कैटालिसिस के बारे में। कैटलिस्ट क्या होते हैं और कैटालिसिस किसे कहते हैं, क्या चीज़ होती है कैटालिसिस, इन चीज़ों के बारे में हम लोगों ने बात किया था। हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो पॉइजन्स होते हैं या जो प्रमोटर्स होते हैं ये क्या होते हैं और कैसे कार्य करते हैं, ये इनका जो इफेक्ट होता है वो किनके ऊपर होता है, और किसी भी रिएक्शंस के अंदर अगर कोई कैटलिस्ट है तो उसके साथ प्रमोटर्स क्या एक्ट करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि कैटलिस्ट कितने प्रकार के होते हैं। तो दो तरह के कैटलिस्ट होते हैं, एक होता है होमोजीनस कैटलिस्ट और दूसरा होता है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट को जो क्लासिफाइड किया गया है वो उनके स्टेट के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। जितने ऐसे कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्टेंट के साथ सेम फेज में होते हैं वो होमोजीनस होते हैं, और जो कैटलिस्ट जो है वो रिएक्टेंट के साथ डिफरेंट फेजेस में होते हैं, डिफरेंट स्टेट्स में होते हैं, उनको हेट्रोजीनस कैटलिस्ट कहते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग स्पेशली होमोजीनस और हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट मेनली टू टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। फर्स्ट, होमोजीनस कैटलिस्ट। एक तो होमोजीनस कैटलिस्ट होता है और दूसरा होता है हेट्रोजीनस कैटलिस्ट। दूसरा जो है वो हेट्रोजीनस कैटलिस्ट होता है। तो सवाल ये है कि होमोजीनस कैटलिस्ट क्या होते हैं। होमोजीनस कैटलिस्ट, होमोजीनस कैटलिस्ट किसे कहते हैं, क्या चीज होते हैं होमोजीनस कैटलिस्ट। तो व्हेन द कैटलिस्ट is present in the same phase as the reactant and product. So the catalyst is called homogeneous कैटलिस्ट। इस कैटलिस्ट को क्या कहते हैं, होमोजीनस कैटलिस्ट कहते हैं। जब कैटलिस्ट जो होता है वो सेम फेज में होता है जैसा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है। तो सेम फेज का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी रिएक्शंस के अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और कैटलिस्ट तीनों का स्टेट एक जैसा है तो इस तरह के कैटलिस्ट को हम लोग क्या कहेंगे, होमोजीनस कैटलिस्ट। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो इन लेड चैम्बर प्रोसेस, इन लेड चैम्बर प्रोसेस, ये लेड चैम्बर प्रोसेस क्या है, इस चीज के बारे में हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ेंगे। लेड चैम्बर प्रोसेस जिसके द्वारा सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो लेड चैम्बर प्रोसेस में होता क्या है, लेड चैम्बर प्रोसेस में सल्फर डाइऑक्साइड को हम लोग सल्फर ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में लेड की चैम्बर में करते हैं, इसीलिए इसको लेड चैम्बर प्रोसेस कहते हैं। तो इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग बनाते क्या है, हम लोग बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो इन लेड चैम्बर प्रोसेस sulfur dioxide is oxidized into sulfur trioxide in the presence of
इन द प्रेजेंस ऑफ NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड। तो कैसे ये रिएक्शन होती है, देखो 2SO2 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NO क्या फॉर्म होगा, 2SO3। क्या चीज यहाँ पे हमें देखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो गैस है, ऑक्सीजन जो है ये भी क्या है, गैस है, सल्फर ट्राइऑक्साइड जो बनी वो भी क्या थी, गैस, और ये नाइट्रिक ऑक्साइड भी जो है वो क्या है, गैस। तो इस पूरे रिएक्शंस में ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट, इसके साथ ये कैटलिस्ट, तीनों एक ही स्टेट में है और वो है गैसियस स्टेट। इसलिए इस तरह के जो कैटलिस्ट होंगे वो होमोजीनस कैटलिस्ट कहलाते हैं। फिर अगर हम लोग देखें कैटालिटिक डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन, कैटालिटिक डीकंपोजिशन, कैटालिटिक डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन, अगर ओजोन का डीकंपोजिशन देखा जाए तो ये भी जो है वो होमोजीनस कैटलिस्ट के द्वारा होता है। कैसे, देखो ओजोन रिएक्टेड विथ एटॉमिक ऑक्सीजन in the presence of atomic chlorine get converted into oxygen। तो देखो ओजोन जो है वो गैस है, एटॉमिक ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, और एटॉमिक क्लोरीन जो है वो भी क्या है, गैस है। तो सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट जो है वो गैसियस स्टेट में है, इसलिए ये कैटालिसिस जो होगा ये भी कैसा होगा, होमोजीनस कैटालिसिस होगा, और ये जो कैटालिस्ट होंगे वो क्या कहलाएंगे, होमोजीनस कैटालिस्ट कहलाते हैं। तो इतना मिटा लेते हैं। अभी और भी एग्जांपल देखेंगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम लोग ऑक्सीडाइज कराते हैं इससे ऑक्सीजन से, इसके प्रेजेंस में नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये भी एक होमोजीनस कैटालिसिस है। अगला एग्जांपल कि कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीडाइज्ड into carbon dioxide in the presence of nitric oxide। तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 किसकी उपस्थिति में, NO की उपस्थिति में, यानी ये क्या हो गया, गैस, ये भी क्या है, गैस, और ये भी क्या है, गैस, बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, गैस है। तो ये भी एक होमोजीनस कैटालिस्ट है। फिर इसी तरह से हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर का जो हम लोग हाइड्रोलिसिस कराते हैं वो भी कैटालिटिक रिएक्शंस होती है। इज catalyzed by the protonic acid। ये रिएक्शंस आप लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है। तो अगर कोई भी एस्टर है RCO, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R डैश, अगर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, प्रोटोनिक एसिड कौन से होते हैं, वो एसिड्स जो अपने एक्वस सॉल्यूशन में डिसएसोसिएट होकर के हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करें, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जो होता है वो प्रोटॉन की इक्विवेलेंट होता है, तो इसलिए इसको प्रोटोनिक एसिड कहते हैं। तो सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, बनता क्या है, बनता है एसिड, क्या बन जाएगा, एसिड बन जाता है, और अल्कोहल अलग हो जाता है। यानी अगर एस्टर का हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एस्टर्स क्या होता है, एस्टर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एन अल्कोहल, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोडक्ट होता है एस्टर। तो अगर एस्टर का हम हाइड्रोलिसिस कराएं तो ये पुनः अपने रिएक्टेंट में यानी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाता है, जिस एसिड और जिस अल्कोहल का वो प्रोडक्ट होता है वो बन जाती है। तो देखने की बात क्या है, एस्टर लिक्विड है, वाटर भी क्या है, लिक्विड, ये जो हाइड्रोजन आयन मिलेगा ये भी एक्वस फॉर्म में मिलेगा, ये भी क्या होगा, लिक्विड, और ये भी क्या होगा, लिक्विड।
तो सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो एक ही फेज में है, सब के सब लिक्विड है, इसलिए ये क्या चीज है, ये होमोजेनस कैटालिसिस है। अगला एक और एग्जांपल देख लें कि हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, sucrose is catalyzed by dilute protonic acid। अब dilute protonic acid में कोई भी ले सकते हैं, HCl ले सकते हैं या फिर H2SO4 ले सकते हैं। नाइट्रिक एसिड क्या तो सर वो भी तो प्रोटॉनिक है, हम ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं क्योंकि नाइट्रिक एसिड टूटती है तो नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर द ऑक्सीडेशन। तो अभी हम ले सकते हैं केवल HCl या H2SO4। तो सुक्रोज क्या चीज है, C12 H22O11 एक कॉम्प्लेक्स शुगर है, टूटेगा हाइड्रोलाइज होकर के दो सिंपल शुगर्स में टूटता है। कौन कौन सा, C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये क्या होगा, एक ग्लूकोज होगा, दूसरा क्या होगा, फ्रुक्टोज होगा। एक ग्लूकोज होगा और दूसरा क्या होगा, फ्रुक्टोज। दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले एक जैसे हैं। तो अभी एक सवाल ये आता है कि कैसे इसको हम डिफरेंशिएट करें कि कौन ग्लूकोज है कौन फ्रुक्टोज, कैसे पहचानेंगे। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से तो आप नहीं पहचान सकते कि कौन ग्लूकोज है कौन फ्रुक्टोज है, लेकिन अगर इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बनाए जाएं, बहुत सारे इसके फॉर्मूले होते हैं जिसको बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में पढ़ा जाएगा। तो अभी अगर इसको हम लोग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला रिप्रेजेंट करें तो देखो 6 कार्बन इसमें भी है, 6 कार्बन, यानी ये हेक्सोज है और ये भी क्या है, हेक्सोज। जब कोई कंपाउंड 3 कार्बन का होता है तो उसको ट्राइओज कहते हैं। अगर 4 का हो गया तो टेट्रोज है, 5 का पेंटोज, जैसे आप लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ेंगे और बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, जिसमें जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है, जो राइबोज शुगर है वो पेंटोज होता है, 5 कार्बन का शुगर होता है वो, तो पेंटोज शुगर होता है। लेकिन यहाँ पे ये जो शुगर है ये हेक्सोज है, यानी 6 कार्बन वाले हैं। अब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में ये जाके क्लियर होता है कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, इसलिए इसको एल्डोहेक्सोज कहते हैं। जबकि फ्रुक्टोज में जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कीटोन का है, इसलिए इसको कीटोहेक्सोज कहते हैं। ये डिफरेंस है, इसी के आधार पे हम लोग ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिलहाल इन सारी चीजों के बारे में और डिटेल हम लोग बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में करेंगे। अभी तो इतना ही जान लीजिए क्या चीज, कि जो यहाँ पे ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज इसमें है लिक्विड फॉर्म में या एक्वस फॉर्म में, यहाँ पे ये जो वाटर है ये भी किसमें होगा, लिक्विड फॉर्म में, और जो हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड कर रहा है ये भी लिक्विड फॉर्म में होगा यानी एक्वस में, और ये भी लिक्विड में होगा और ये भी किसमें होगा, लिक्विड में होगा। तो सभी रिएक्टेंट प्रोडक्ट और कैटलिस्ट जो है वो सभी कैसे हैं, सेम फेज में है, इसलिए ये होमोजेनस कैटालिसिस कहलाता है। अभी हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे, लास्ट एग्जांपल, उसको भी आप लोग पढ़ चुके हो, रिएक्शन क्या चीज है कि प्रिपरेशन ऑफ डाई एथिल ईथर। डाई एथिल ईथर का प्रिपरेशन कैसे होता है, तो इन प्रिपरेशन ऑफ diethyl ether, in preparation of diethyl ether sulfuric acid is used। तो ये रिएक्शन भी आप लोगों ने देखा है, क्या देखा है कि अगर हम डिहाइड्रेट करें इसको, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल दो कंडीशंस होती हैं अल्कोहल को डिहाइड्रेट करने की, और वो दोनों कंडीशंस उसके टेम्परेचर है। एक कौन सा है, एट 413 केल्विन, और एक क्या है 443 केल्विन। अगर 443 केल्विन पे आप डिहाइड्रेट करते हो तो एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर उसी अल्कोहल को 413 केल्विन पे डिहाइड्रेट करते हैं तो डाई एथिल ईथर का फॉर्मेशन होता है। तो क्या ले रहे हैं हम लोग, अल्कोहल,
C2H5OH क्या करेंगे, डिहाइड्रेट, किसकी प्रेजेंस में, सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर कितना होगा, 413 केल्विन। बनेगा क्या, C2H5O C2H5, इसके साथ क्या निकल जाएगा, वाटर, डिहाइड्रेशन हो गया। तो अभी क्या बन गया, डाई एथिल ईथर। ये क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल बना क्या, डाई एथिल ईथर। तो अभी क्या है, ये भी एक्वस फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में, ये भी लिक्विड में है, ये भी लिक्विड में है, और ये भी क्या है, लिक्विड में है। तो सभी रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट जो है वो सेम फेज में है, एक ही स्टेट में है, इसलिए ये भी जो है वो होमोजीनस कैटालिसिस कहलाता है। अब जो हम लोगों को देखना है वो देखना है कि होमोजीनस कैटालिस्ट का मैकेनिज्म क्या होता है। मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनस कैटालिसिस। होमोजीनस कैटालिसिस का मैकेनिज्म क्या है, कैसे होमोजीनस कैटालिस्ट जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शंस में रिएक्टेंट के ऊपर एक्शन लेते हैं। क्या ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिनकी वजह से रिएक्शंस के दौरान जो रिएक्शंस की रेट होती है वो रेट इंक्रीज हो जाती है, ऐसा क्या होता है। तो देखो, इन रिएक्शंस को हम लोग किसके आधार पर एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्चुअल में किसी भी कैटालिस्ट का क्या पथ है, किस पथ से वो अपने जो है वो एक्शंस को इनहांस करता है, कौन से ऐसे पथ हैं जिसके द्वारा वो रिएक्टेंट की कैपेसिटी को बढ़ा देता है, उनकी रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देता है, इसके बारे में कोई भी परफेक्ट नॉलेज या परफेक्ट स्टडी नहीं हो पाई है। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो रिएक्शंस के दौरान कैटालिस्ट उपस्थित होते हैं उनको हम इस तरह से कह सकते हैं कि वो रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देते हैं, जिससे रिएक्शंस फास्ट होती हैं। अब रिएक्शंस फास्ट होने के लिए या यूं कहें कि रिएक्शंस फास्ट होने के कारण एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, और ये कॉम्प्लेक्स जो है वो अनस्टेबल होता है, जो तुरंत ही अपने आप को चेंज करता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है और जो कैटालिस्ट होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, कि एडजॉर्प्शन थ्योरी के आधार पर भी हम कैटालिटिक कैपेसिटी को या कैटालिस्ट की कैटालिटिक नेचर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मान लो कि कोई भी कैटालिस्ट जो है वो सॉलिड है, तो ऐसी कंडीशन में सॉलिड कैटालिस्ट जो होंगे वो एक लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं फॉर द एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट, और जब वो रिएक्टेंट उसके सरफेस पर एडजॉर्ब होते हैं वो आपस में रिएक्ट कर लेते हैं, और इस तरह से फिर उनमें डिसॉर्प्शन हो जाता है और कैटालिस्ट अलग हो जाएगा, प्रोडक्ट अलग हो जाएगा। लेकिन अभी जो हम लोग मेनली बात करेंगे वो हम लोग केवल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के आधार पर करेंगे कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो हाईली एनर्जेटिक होता है, और हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से वो अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल जब होगा तो डेफिनेटली वो स्थिर नहीं होगा। जो ही कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है तुरंत ही वो कॉम्प्लेक्स डिसएसोसिएट हो जाता है, जिसमें से प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं और जो कैटालिस्ट होता है वो अलग हो जाता है। तो ये प्रोसेस, ये मैकेनिज्म होता है किसी भी कैटालिटिक रिएक्शंस के लिए। क्या चीज देखो, तो these reactions can be explained, कौन सी, होमोजीनस कैटालिसिस के लिए, तो these reactions can be explained on the basis of intermediate compound formation, ये रिएक्शंस जो होती हैं वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशंस के आधार पर एक्सप्लेन की जा सकती है। इंटरमीडिएट जो कंपाउंड होंगे, जिनको हमने अभी क्या कहा कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, तो ये कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं और कंपाउंड के फॉर्म होते ही
हाईली एनर्जेटिक होने की वजह से वो अनस्टेबल होंगे और अनस्टेबिलिटी की वजह से वो अपने स्टेट में कायम नहीं रहते, वो टूट जाते हैं, जिससे प्रोडक्ट अलग हो जाता है और जो कैटलिस्ट होगा वो अलग हो जाएगा। तो इस चीज को हम लोग कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, इस थियरी के अनुसार क्या होगा, अकॉर्डिंग टू this theory, according to this theory, the catalyst combined with any reactant या with any one reactant, क्या होता है, इस थियरी के अनुसार जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्टेंट्स में से किसी एक रिएक्टेंट के साथ क्या करते हैं, कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म एन इंटरमीडिएट कंपाउंड, जिससे किसका फॉर्मेशन होगा, इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होंगे ये अनस्टेबल होते हैं, तो दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड होगा ये कैसा होगा, अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होता है। तो दिस इंटरमीडिएट कंपाउंड इज अनस्टेबल, आइदर डिकम्पोज और या तो ये डिकम्पोज होगा या फिर क्या करेगा, कंबाइन विथ अदर रिएक्टेंट, या तो ये डिकम्पोज होगा या अन्य रिएक्टेंट से क्या होगा, कंबाइन करेगा और क्या करेगा, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, टू फॉर्म प्रोडक्ट। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं, ये या तो डिकम्पोज करेंगे या दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होते हैं और क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और क्या होता है, कैटलिस्ट एंड कैटलिस्ट रीजनरेटेड, कैटलिस्ट रीजनरेटेड। हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था कि कैटलिस्ट ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं बट नेवर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, लेकिन रिएक्शन में कोई भी इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता है, ये केवल रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई भी एक एग्जांपल ले लें। देखो अगर मान लें कि हमने एक एग्जांपल लिया 2SO2 प्लस O2 इन द प्रेजेंस ऑफ NO, क्या बना, 2SO3, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन हुआ और सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम लोग अभी थोड़ी देर पहले पढ़े हैं कि लेड चैम्बर प्रोसेस में ऐसा होता है। अब देखो ऐसा माना जाता है कि इस रिएक्शन में जो ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, क्या चीज है, नाइट्रिक ऑक्साइड, वो किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होती है और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। अब इंटरमीडिएट जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगी वो कंपाउंड पुनः डिकम्पोज हो जाता है और सल्फर ट्राइऑक्साइड बन जाएगा और नाइट्रिक ऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो क्या होता होगा, देखो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये नाइट्रिक ऑक्साइड इस ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ, अगर ये ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ तो क्या बना, 2NO2, यही इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है 2NO2। तो 2NO2 का फॉर्मेशन हो गया। ध्यान रखना ये रिएक्शन जो होती है इस स्टेप में स्लो होती है, ये स्लो स्टेप है। अभी क्या होगा कि अभी यही NO2 जो होगी वो इस सल्फर डाइऑक्साइड से, ये NO2 जो है वो सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करती है, तो ये NO2 प्लस SO2, ध्यान देना क्या बना, SO3 बन गया प्रोडक्ट और इसके साथ निकल गया कौन, NO। तो ये हमारा प्रोडक्ट मिल गया और ये क्या था, ये कैटलिस्ट था, तो ये कैटलिस्ट अनयूज्ड हमको मिल गया।
ये स्टेप जो होती है वो फास्ट स्टेप होती है, फर्स्ट स्टेप। ध्यान रखना किसी भी रिएक्शंस को मैकेनाइज करते समय हमेशा जो स्लो स्टेप होती है वही रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। जो स्लो स्टेप होगी वही क्या होती है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप होती है। उसी से हम रिएक्शंस की रेट को डिटरमिन कर सकते हैं। तो होमोजीनस जो कैटालिसिस होते हैं, इस होमोजीनस कैटालिसिस के अंदर हम लोग मैकेनिज्म्स को इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस तरह से निकाल सकते हैं रिएक्शंस के थ्रू कि रियल में इनका मैकेनिज्म क्या होगा। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बात करेंगे हेट्रोजीनस कैटालिसिस। मिटा ले। हम लोग बात करेंगे हेट्रोजीनस कैटालिसिस। हेट्रोजीनस कैटालिसिस। हेट्रोजीनस कैटालिसिस क्या है, हेट्रोजीनस कैटालिसिस किसे कहते हैं? तो अभी हम लोगों ने होमोजीनस में जो पढ़ा उसी का जस्ट अपोजिट होता है हेट्रोजीनस कैटालिसिस। क्या मतलब कि ऐसी कैटालाइज्ड रिएक्शंस जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट तीनों सेम फेज में ना हो, तीनों जो है वो अलग अलग स्टेट्स में हो, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनस कैटालिटिक रिएक्शंस कहते हैं। तो द कैटालिटिक प्रोसेसेस the catalytic processes in which the phase is of reactant, product and catalyst is different is called heterogeneous catalysis। हेट्रोजीनस कैटालिसिस कहते हैं ऐसे कैटालिटिक प्रोसेसेस जिसमें रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट के जो फेज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, इनको हम लोग क्या कहेंगे, हेट्रोजीनस कैटालिसिस कहते हैं। अब चला इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके तो एग्जांपल्स अनलिमिटेड है। मेनली हम लोगों को यहाँ पे हेट्रोजीनस कैटालिस्ट की ही बात करनी है, क्योंकि होमोजीनस तो जो है वो एकदम सिंपल होते हैं, हेट्रोजीनस में थोड़ी सी बात जो है वो डिफर होती है। तो सबसे पहला हम लोग देखते हैं, जो एग्जांपल देखेंगे जो हम लोगों ने लिया था अभी थोड़ी देर पहले लेड चेंबर प्रोसेस वाला, कि ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन ऑफ sulfur dioxide into sulfur trioxide in the presence of अब किसकी उपस्थिति में हो सकती है, कोई भी मेटल हो सकता है, प्लैटिनम मेटल और वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, प्लैटिनम मेटल या वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड की प्रेजेंस में। ध्यान रखना हम लोग पढ़ेंगे भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की स्टडी जब करेंगे तो पढ़ेंगे कि डी ब्लॉक के अंदर जितने भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं, मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल्स आर गुड कैटालिस्ट। मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो बहुत अच्छे कैटालिस्ट है, उनका यूज जो है वो कैटालिसिस के लिए ही किया जाता है। जिसमें अगर हम लोग बात करें तो अब तक में हम लोगों ने जितने भी कैटालिस्ट के बारे में पढ़ा है, सबसे ज्यादा प्लैटिनम, पैलेडियम, निकिल, इनको पढ़ा है, खास तौर पे हाइड्रोजनेशन की रिएक्शंस में। क्लास 10th में भी आपने पढ़ा कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को अगर हम प्लैटिनम की प्रेजेंस में कैटालाइज करते हैं और हाइड्रोजनेशन कराते हैं
तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, यानी वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी का फॉर्मेशन हो जाता है। ये पढ़ा हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि किसी भी अनसैचुरेटेड एल्कीन पे अगर हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो ऐसे में प्लैटिनम या पैलेडियम की प्रेजेंसी आवश्यक होती है। अगर प्लैटिनम या पैलेडियम नहीं होगा तो इस तरह से वो रिएक्शंस नहीं होंगी जिनको हम लोग एडिशन रिएक्शंस कहते हैं। तो हाइड्रोजन का एडिशन नहीं होगा, यानी हाइड्रोजनेशन नहीं होगा। तो अभी जो हम लोगों ने रिएक्शन पढ़ी उसमें हम लोगों ने देखा था कि नाइट्रिक ऑक्साइड लिया था, यहाँ उसी रिएक्शन को हम लोग प्लैटिनम की प्रेजेंसी में भी करवा सकते हैं। तो कैसे, देखो 2SO2 plus O2 in the presence of platinum get converted into 2SO3। तो ये क्या है, गैस, ये भी क्या है, गैस, ये भी क्या बनी, गैस, लेकिन प्लैटिनम कैसा है, सॉलिड है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तो गैसेस है, लेकिन जो कैटलिस्ट है वो सॉलिड है, इसलिए ये हेटेरोजेनस कैटालिसिस है। आइए एक और देख लेते हैं। सबसे कॉमन रिएक्शंस N2 plus 3H2 get converted into 2NaH3। This is the process of Haber, है ना, जिसके थ्रू अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ पे हम लोग कैटलिस्ट क्या लेते हैं, आयरन, ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब ध्यान दो कि नाइट्रोजन गैसियस स्टेट में होगी, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में होगी, अमोनिया भी कैसी होगी, गैसियस स्टेट में होगी, लेकिन आयरन जो कैटलिस्ट है वो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है। तो ये सॉलिड के रूप में होता है। अभी और भी रिएक्शंस देखें कि अगर अमोनिया को हम लोग ऑक्सीडाइज कराएं ऑक्सीजन की प्रेजेंसी में, तो प्लैटिनम की प्रेजेंस में ये नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और वाटर निकल जाता है। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, गैस, ये भी क्या है, गैस, ये भी क्या है, गैस, ये क्या है, लिक्विड, ये क्या है, सॉलिड। तो ये भी क्या है, एक हेटेरोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन है। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम लोग बात करें वेजिटेबल ऑयल की, तो वेजिटेबल ऑयल क्या होता है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये है, अगर इसका हाइड्रोजनेशन कराएं किसकी प्रेजेंसी में, प्लैटिनम की प्रेजेंसी में, तो बनता क्या है, सैचुरेटेड, क्या बन जाता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड बन गया भाई। अभी इसके साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो फॉर्मेशन हो जाता है, तो अब देखो जरा यहाँ पे ये क्या था, लिक्विड, हाइड्रोजन क्या है, गैस, ये कैसा हुआ, जब सैचुरेटेड फैटी एसिड बना तो सॉलिड हो गया डालडा, जो कि हाई टेम्परेचर पे लिक्विड भी हो जाता है। तो अभी प्लैटिनम क्या था, सॉलिड था। तो सभी के स्टेट जो है वो चेंज हो गए और इस तरह की रिएक्शंस जो होती हैं वो क्या कहलाती हैं, हेटेरोजेनस कैटालिटिक रिएक्शन। अब आओ, अगर हम वाटर गैस ले लें, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, ध्यान देना, कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराते हैं, किसमें, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ये मेथनॉल में, CH3OH। ये इस तरह से इसको बता। तो अभी मेथनॉल में कन्वर्ट हो गया, ये क्या थी, गैस, ये भी क्या है, गैस, जिंक ऑक्साइड क्या है, सॉलिड, जबकि ये क्या है, लिक्विड। तो सब अलग अलग स्टेट में है, ये भी हेटेरोजेनस कैटालिस्ट कहलाते हैं। तो ये था हेटेरोजेनस कैटालिसिस। इतने सारे एग्जांपल्स आप लोगों ने देखे, बस मेनली देखना ये है कि रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट जो है वो किस स्टेट में है। अगर सेम स्टेट में है तो होमोजेनस है, अगर डिफरेंट स्टेट में है तो ये हेटेरोजेनस कहलाते हैं। तो फटाफट नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, कैटालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से प्रकार है कैटालिसिस के। बिठा लें,
चलिए, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस। कैटालिसिस के प्रकार, तो देखो मेनली कैटालिसिस को हम लोग टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कैटालिसिस को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। पहला तो हो जाता है आपका पॉजिटिव कैटालिसिस, पॉजिटिव कैटालिसिस, और दूसरा जो हो जाएगा वो नेगेटिव कैटालिसिस। तो अब सवाल ये है कि पॉजिटिव कैटालिसिस क्या है, पॉजिटिव कैटालिसिस किसे कहते हैं, पॉजिटिव कैटालिसिस क्या चीज होती है। तो देखो, when the rate of reaction, when the rate of reaction is accelerated, by the catalytic chemical substances, it is said to be positive कैटालिस्ट। अगर कोई भी कैटालिस्ट किसी रिएक्शंस के रेट को एक्सेलरेट करता है, उसकी रिएक्शंस के रेट को इनहांस करता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये पॉजिटिव कैटालिस्ट है। एंड फेनोमेना इज नोन एज, and phenomena is called as positive catalysis। इस फेनोमेना को क्या कहेंगे, पॉजिटिव कैटालिसिस। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे देखें तो 2H2O2 in the presence of platinum disassociate into H2O and O2। ठीक इसी तरह से अगर KClO3 को हम हीट करते हैं in the presence of manganese oxide, it disassociated into 2KCl and 3O2। ये सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनमें ये जो कैटालिस्ट हैं वो इनके रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं, इनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जैसे एक और रिएक्शन है 4NH3 plus 5O2 in the presence of platinum get converted into 4NO plus 6H2। तो इतनी चीजें आप लोगों ने देखी यहाँ पे क्या कि ये ऐसी रिएक्शंस हैं जिसमें जो कैटालिस्ट होते हैं वो रेट ऑफ रिएक्शंस को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा कैटालिस्ट है, कोई भी ऐसा फॉरेन केमिकल सब्सटेंस है जो ड्यूरिंग द रिएक्शंस के रेट को इंक्रीज करता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉजिटिव कैटालिस्ट कहेंगे, और इस फेनोमेना को हम लोग पॉजिटिव कैटालिसिस कहते हैं। अब आओ, अगर इसी चीज को हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग स्टडी करें तो फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स, अगर केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग स्टडी करें तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रेट जो है वो इनहांस हो रहा है। तो Kp अपॉन Ka दैट विल बी इक्वल टू e टू द पावर डेल E अपॉन कितना RT। Kp क्या है यहाँ पे, ये रेट कांस्टेंट है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। Kp क्या है, रेट कांस्टेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, और Ka क्या है, रेट कांस्टेंट इन अब्सेंस ऑफ कैटालिस्ट, रेट कांस्टेंट in absence of catalyst। बाकी R क्या है आपको पता है, डेली क्या है आपको पता है, T क्या है ये भी पता है। तो डेली क्या है, डेली किसे क्या कहेंगे यहाँ पे, लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी
लोअरिंग इन एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो हो गया डेली। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। और टी क्या है? टेम्परेचर। ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना। चलिए अभी इसको हम लोग और आगे बढ़ाएं। कैसे? इसमें जरा लॉग की वैल्यू डालते हैं। अगर इसको हम लोग लॉग की वैल्यू डालते हैं तो लॉग ई, नेचुरल लॉग ले, लॉग ई के पी अपॉन कितना हो जाएगा? के ए। दैट विल बी इक्वल टू कितना? डेल ई अपॉन आर टी, क्योंकि लॉग ई की वैल्यू 1 होती है। तो डेल ई अपॉन कितनी हो गई? आर टी। अब लॉग 10 की वैल्यू में रख दो इसको, log 10 kp अपॉन ka, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? डेल ई अपॉन 2.303 RT। ये यहाँ पे आप एंटी लॉग ले सकते हो, ऐसा लिख सकते हो इसको, यहाँ एंटी लॉग लिख सकते हो, एंटी लॉग डेल ई अपॉन 2.303 RT। इस तरह से, तो इस तरह से इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और इन अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, इन दोनों कंडीशंस में हम लोग रिएक्शंस के रेट को कंपेयर कर सकते हैं। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई? मिटा ले। चलिए अब देखते हैं जरा नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं? नेगेटिव कैटलिस्ट वो होते हैं जिनकी उपस्थिति में रिएक्शन मिक्सचर जो है वो रिटार्डेड हो जाता है, यानी उस रिएक्शन की रेट जो होगी वो स्लो हो जाती है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट, कैटलिस्ट। द केमिकल कंपाउंड या द केमिकल सबस्टेंसेस, chemical substances which retarded the rate of reaction, which retarded the rate of reaction। ऐसे केमिकल सबस्टेंसेस जो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? रिटार्ड कर देते हैं, स्लो कर देते हैं, आर कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। इनको क्या कहेंगे? नेगेटिव कैटलिस्ट। एंड द फेनोमेना इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। ये फेनोमेना क्या कहलाएगी? नेगेटिव कैटालिसिस कहलाएगी। जैसे अगर हम लोग एक एग्जांपल ले लें, 2NO2SO3 plus O2 in the presence of alcohol बनाएगा क्या? 2Na2SO4। लेकिन ये प्रोसेस जो होगा वो स्लो होगा। बिल्कुल इसी तरह से अगर H2O2 को हम ग्लिसरीन की प्रेजेंसी में डिसएसोसिएट करते हैं, इट गेट कन्वर्टेड इनटू H2O plus O2। बिल्कुल इसी तरह से एक और रिएक्शन देख सकते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म हमने ले लिया और इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं किसकी प्रेजेंसी में? अल्कोहल की प्रेजेंसी में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इस रिएक्शंस को हम लोगों को पढ़ना है ऑर्गेनिक के पोर्शंस में। जो दूसरा चैप्टर है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, नहीं सॉरी उसमें हैलो एल्केन्स में, पहले चैप्टर में, ऑर्गेनिक के पहले चैप्टर में हैलो एल्केन्स में हम लोगों को इसको पढ़ना है। क्लोरोफॉर्म जो है वो एक हैलो एल्केन है, ट्राइक्लोरोमेथेन, और क्लोरोफॉर्म एक बहुत अच्छा एनेस्थेटिक होता है। तो अभी क्लोरोफॉर्म के साथ कुछ ट्रेजेडियस सिचुएशंस होती हैं, उन ट्रेजेडियस सिचुएशंस को हम कैसे निपटें, इस चीज की बात हम लोग करेंगे अभी। हालांकि इसको डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब हैलो एल्केन और हैलो अरेन्स पढ़ेंगे। तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बनाता है क्या? कार्बोनिल क्लोराइड, और HCl बन जाती है। तो क्या बात थी यहाँ पे? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म हमेशा कलर्ड बॉटल में रखा जाता है, कभी भी इसको व्हाइट या ट्रांसपेरेंट बॉटल में नहीं रखते, पहली चीज। दूसरी चीज की क्लोरोफॉर्म को बॉटल में या किसी भी कंटेनर में रखते वक्त उसको ब्रिम तक फिलअप किया जाता है। कभी भी क्लोरोफॉर्म जिस बॉटल में रखा गया है उस बॉटल में खाली स्पेस नहीं होना चाहिए। अगर सपोज करो कि आपके पास क्लोरोफॉर्म और अधिक नहीं है कि भर सको, तो वहां पे रुई भर दी जानी चाहिए या नमदा।
भर दिया जाना चाहिए, वो जगह खाली ना हो। इसका कारण क्या है? क्योंकि अगर क्लोरोफॉर्म की बॉटल खुली तो उसके अंदर कुछ ऑक्सीजन इंटर हो जाती है और वो ऑक्सीजन क्या करती है? इस क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीडेशन कर देती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, और तब द कार्बोनिल क्लोराइड दैट इज नोन एज फास्जीन, वेरी पॉइजनस गैस, जिसको सूंघने से भी आदमी की डेथ हो सकती है। तो ये फास्जीन उस क्लोरोफॉर्म की बॉटल में बंद करके पड़ी रहती है, और अब अगर कोई बॉटल खोला तो वो फास्जीन सीधे उसके नाक के रास्ते अंदर जा सकती है और उस व्यक्ति की डेथ हो सकती है। तो इससे बचने के लिए उस बॉटल को हमेशा कंप्लीटली फिलअप करके रखना चाहिए। और एक और प्रिकॉशंस है कि उसके ऊपर बॉटल में जो क्लोरोफॉर्म रहता है, क्लोरोफॉर्म के ऊपर 2-4 बूंद अल्कोहल का गिरा दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पे यही रिएक्शन है कि यहाँ अल्कोहल गिराया गया तो इसने क्या किया कि कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन के फॉर्मेशन की रेट को रिटार्डेड कर दिया, इसको स्लो कर दिया। अब अगर फास्जीन बनेगी भी तो बहुत मिनिमम अमाउंट में बनेगी, विच मे नॉट बी डेंजरस, जो डेंजरस नहीं होगी, अमाउंट कम हो जाएगा। लेकिन अगर इस अल्कोहल को यानी एथेनॉल को ना गिराया जाए तो अगर कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन बनती है तो वो एक्सेस अमाउंट में बनेगी, यानी जितना वॉल्यूम उस बॉटल में, उस कंटेनर में खाली है, उस पूरे कंटेनर में, उस पूरे वॉल्यूम में, खाली वॉल्यूम में पूरी फास्जीन गैस भर जाएगी। तो अब यहाँ पे ये रिएक्शंस का क्या दिखाई दे रहा है कि ये नेगेटिव कैटलिस्ट है अल्कोहल, यहाँ पे जो फास्जीन के फॉर्मेशन को इंटरप्टेड करता है, फास्जीन के फॉर्मेशन के रेट को क्या करता है? डिक्रीज करता है। आइए और भी एग्जांपल्स हैं। मान लो कि हमारे पास बेंजल्डिहाइड है। अगर बेंजल्डिहाइड है यहाँ पे हमारे पास 2C6H5CHO, ये बेंजल्डिहाइड है, और बेंजल्डिहाइड को हम लोग ऑक्सीडाइज कराते हैं। ये रिएक्शंस भी हम लोग पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन्स में डाइफेनिल की प्रेजेंसी में। तो ये डाइफेनिल जो होगा वो इसको कन्वर्ट कर देता है बेंजोइक एसिड में, लेकिन बेंजोइक एसिड के फॉर्मेशन का रेट जो होता है वो स्लो हो जाता है, जितनी प्रॉपर अमाउंट में बनना चाहिए उतना नहीं बनता है। अब आइए एक कॉमन एग्जांपल देखते हैं। गाड़ियों में हम लोग जो पेट्रोल डलवाते हैं उस पेट्रोल के अंदर एक इंपॉर्टेंट केमिकल पड़ा होता है जिसका नाम है TEL, टेट्रा एथिल लेड। इसको डालने से क्या मतलब होता है? टेट्रा एथिल लेड को क्या डालें, क्यों डालें? तो ये एक एंटी नॉकिंग सब्सटेंस है। अब नॉकिंग क्या चीज है? आप लोगों ने क्लास 11th में फिजिक्स में पढ़ा होगा इंजन के बारे में, कॉर्नेटिक इंजन। और कॉर्नेटिक इंजन में आप लोगों ने ये देखा होगा कि इंजन कैसे स्टार्ट होता है, इंजन की स्टार्टिंग कैसे होती है, कैसे जो फ्यूल्स है वो फ्यूल पिस्टन और हेड के बीच में कैसे डिकम्पोज होते हैं, कैसे फटते हैं। तो जो पेट्रोल या कोई भी फ्यूल होगा जो फटता है, जो पिस्टन पुश करता है हेड पे, तो उस समय जो उसके अंदर फटने की आवाज होती है वही नॉकिंग कहलाता है। उसी को हिंदी में कहते हैं अपस्फोटन। ये जो गाड़ियों में आवाज आती है, ये आवाज उसी के पेट्रोल के, अगर हम लोग पेट्रोल गाड़ी की बात करें तो पेट्रोल के फटने के कारण होती है, और उसी फिनोमिना को नॉकिंग कहते हैं। तो उस समय में आवाज बहुत ज्यादा होती है, नॉकिंग की जो साउंड है वो बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें टेट्रा एथिल लेड मिला दिया जाता है ताकि नॉकिंग जो है वो थोड़ी स्लो हो और थोड़ा कम आवाज उत्पन्न हो। तो ये टेल या टेट्रा एथिल लेड जो है वो एक एंटी नॉकिंग सब्सटेंसेस है, एंटी नॉकिंग एजेंट है। इन केस ऑफ पेट्रोल इट डिक्रीजेस द नॉकिंग ऑफ पेट्रोल। ये पेट्रोल के नॉकिंग को क्या करता है? रिटार्डेड कर देता है। तो ये था हेट्रोजीनस कैटालिसिस। अब हम लोगों को एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ लेनी है यहाँ पे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो कैटालिटिक थियोरीज हैं, जिसमें एब्जॉर्प्शन थियरी है और भी कई थियरीज हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन एक और चीज यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है कि इतने सारे कैटालिस्ट हम लोगों ने पढ़े, होमोजीनस, हेट्रोजीनस, कुछ ऐसे भी प्रोसेसेस होते हैं जो सेल्फ कैटालाइज्ड होते हैं, जो अपने आप एक पदार्थ जो होगा वो बनेगा और जैसे ही वो थोड़ा सा बना वो रिएक्शंस में कैटलिस्ट के तरह से बिहेव करने लगेगा, रिएक्शन फास्ट होती चली जाएगी। तो इस तरह के कैटालिसिस को हम लोग ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। तो ऑटो कैटालिसिस क्या है? ऑटो कैटालिसिस
ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस क्या है कि ड्यूरिंग द रिएक्शंस के दौरान जब कोई भी एक ऐसा प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्शंस की रेट को क्या करता है, इनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, मतलब कि वो प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट की तरह से बिहेव करने लगता है। तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे, इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग ऑटो कैटालिसिस रिएक्शंस कहते हैं, और जो प्रोडक्ट बना होता है उसको ऑटो कैटालिस्ट कहते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये हम लोगों ने बात की थी। एक सिंपल सा रिएक्शन हम लोगों ने लिखा था कि RC डबल बॉन्ड OR डैश प्लस H2O get converted into RCOOH plus R dash OH, ये हम लोगों ने पढ़ा था। अभी इस रिएक्शंस को हम लोग जरा फॉर्मूले में लिखते हैं। मान लो हमारे पास एथिल एथेनोएट है, एथिल एथेनोएट जो कि एस्टर है। अब अगर इसको हम लोग हाइड्रोलाइज कराते हैं तो जैसे ही हम लोग हाइड्रोलाइज कराएंगे क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड, ध्यान देना, और इसके साथ क्या बनेगा, एथेनॉल बन गया भैया। जैसे ही एथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ये एथेनोइक एसिड जो है वो तुरंत किसकी तरह से, कैटलिस्ट की तरह से काम करना शुरू कर देती है, और इसके बनने के तुरंत बाद इस रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है। रिएक्शन का रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। तो इस तरह की रिएक्शंस जो होती हैं वो ऑटो कैटालाइज्ड रिएक्शंस कहलाती हैं। एक और रिएक्शन हम लोगों ने देखा है टाइट्रेशन के दौरान। टाइट्रेशन के दौरान हम लोगों ने एक रिएक्शन देखा है, क्या, ऑक्सैलिक एसिड और पोटेशियम परमैंगनेट को लेकर के टाइट्रेशन किया गया। उस समय आपने लिखा होगा, क्या रिएक्शन लिखा था कि 5H2C2O4 ये ऑक्सैलिक एसिड है प्लस 2KMnO4, आपने उसमें सल्फ्यूरिक एसिड भी मिलाया था हाफ टेस्ट ट्यूब, तो 3H2SO4 बनता क्या है, 2MnSO4, मैग्नीज सल्फेट बनता है, इसके साथ क्या बनेगा, K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट बनता है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एक मॉलिक्यूल वाटर भी बनता है। क्लास 11th में आप लोगों ने ये टाइट्रेशन का रिएक्शंस किया था जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो एक सेल्फ इंडिकेटर की तरह से काम करता है, आप लोगों ने ऐसा करके देखा था। तो अभी इस रिएक्शंस में Mn+2 आयन जो मैग्नीज सल्फेट है, जिसमें Mn+2 आयन है, तो जैसे ही पोटेशियम परमैंगनेट टूटेगा और यहां से Mn+2 आयन बनेगा, जो बनता है तो ये रिएक्शन क्या होती है, इनहांस हो जाती है। इस रिएक्शन की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, रेट बढ़ जाती है। तो इस तरह के कैटालिटिक रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरह के कैटालिटिक रिएक्शंस को हम लोग ऑटो कैटालिसिस कहते हैं। क्या कहेंगे इनको, ऑटो कैटालिसिस। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि थियरीज ऑफ कैटालिसिस क्या है, कौन कौन सी थियरीज है, ओल्ड थियरी क्या है, न्यू थियरी क्या है, और फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो है वो कैटालिस्ट आगे अपने रिएक्शंस पर काम करते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे कुछ बायो कैटालिस्ट के बारे में भी, कि बायो कैटालिस्ट क्या होते हैं और वो कैसे रिएक्शंस को इनहांस करते हैं। तो इतनी सारी चीजों को आप लोग नोट करिए, प्रिपेयर करिए, अपने नोट्स स्वयं बनाइए, और अब आप सभी लोग अपने प्रिपरेशंस के प्रति जुट जाइए। बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है, और इस क्रिटिकल कंडीशंस में अपने आप को सरवाइव करा पाना बहुत मुश्किल है, फिर भी इम्पॉसिबल नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लेबर करिए, सभी लोग अपने घरों पे रहिए, और घर पे रहते हुए जो समय आपके पास है उस समय का अपनी स्टडी पे यूटिलाइजेशन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पे फोकस करिए, प्रिपरेशन करिए, केवल वर्क कंप्लीट मत करिए, प्रिपरेशन पे आइए। और अब सितंबर जो है वो लास्ट आ रहा है, तो आपके पास डे बाय डे टाइम जो है वो घटता चला जा रहा है। तो जो बचे हुआ समय है, इस समय को प्रॉपरली यूटिलाइज करिए, प्रिपेयर होइए, क्योंकि एग्जामिनेशंस आपके जो है वो फरवरी लास्ट में होने हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए गेट रेडी फॉर द फाइट।